Hello everyone, welcome you all in the video of economics, and today's topic is criticism of diminishing marginal utility. In our previous video we have discussed about various exceptions of this law, and now we will discuss about the criticism of it. Realistic assumptions. The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. यहाँ पे ये कहा गया है कि इस लॉ की जो भी assumptions है ये अनरियलिस्टिक है, इनका जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे होमोजेनिटी एक अजम्पशन माना गया इस लॉ के लिए, तो हर एक चीज़ होमोजीनियस नहीं रहती है। हम अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो सेम प्रोडक्ट भी बनता है, उसमें भी 100% सिमिलरिटीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई चीज़ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केक का ही हम उदाहरण ले सकते हैं। केक अगर हम कंज्यूम करते हैं, उसकी पीसेस हमने कर लिए तो हर एक पीस अलग रह सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी पीस में अगर वो फ्रूट वाला केक है, फ्रूट केक है, तो किसी पीस में आपके फ्रूट के पीसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी पीस में बिल्कुल थोड़े से रहेंगे, किसी में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो क्या है, इसे हम होमोजेनिटी तो नहीं कह सकते, अब प्रोडक्ट तो वही है। तो रियलिस्टिक चीज़ों में ये कोई असर नहीं दिखा रहा है ये अजम्पशन, इसीलिए क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे टिका हुआ है ये लॉ। उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट्स। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है हर चीज़ को हम कार्डिनियली डिवाइड कर देते हैं, या न्यूमरिक फॉर्म हम हर चीज़ को दे देते हैं, या फिर उसको रैंकिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 रैंक दे देते हैं हम। तो सीधी सीधी बात है, ये ह्यूमन रिलेटेड थिंग है, ह्यूमन के साइकोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ है। तो ह्यूमन के साइकोलॉजी को आप नंबराइज नहीं कर सकते हो, उसको नंबर आप नहीं दे सकते हो, वो अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, इसके कोई पैरामीटर नहीं है। तो क्रिटिक्स का कहना ये भी है कि आप किसी के साइकोलॉजी को 1 2 3 4 करके नंबरिंग कैसे कर सकते हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलरली जो रियल लाइफ हमारी होती है वहाँ पे हम ह्यूमन के टेंडेंसी को मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पे दिया है कार्डिनल मेजर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। उसके बाद इंडिविजुअल गुड्स। अब इनडिविजिबल गुड्स का मतलब ये होता है कि अब जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइड नहीं होगी, और वहाँ पे हमने देखा है डिविजिबल गुड्स, मतलब जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचा गया है जिनको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनका हम पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इन रियलिटी, कुछ चीज़ें हम ऐसी कंज्यूम करते हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी, ये चीज़ें ऐसी है जो डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है, जिनको हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके हर एक पार्ट से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये होगा कि हमारे घर में हमने एक टीवी ले ली है, तो उसके दूसरे पार्ट का जो वैल्यू है या जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक टीवी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए इस लॉ में बिल्कुल भी सोचा नहीं गया है, इग्नोर कर दिया गया है इंडिविजिबल गुड्स को। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस लॉ का। उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब पैसा ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी यूटिलिटी अगर हम जोड़ते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पे मानी गई है, लेकिन मनी रिलेटेड चीज़ें कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगी।
The law assumes that marginal utility of each unit of money remains constant. ऐसा नहीं होता है. अब देखो रियल लाइफ में अगर कोई आपके घर कोई मेहमान आता है, एज अ पॉकेट मनी आपको 5 रुपये दे के जाता है, और उसके साथ और कोई है और वो 10 रुपये देता है, तो उस 10 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती आपके लिए, है ना. एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मनी जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कांस्टेंट कैरी नहीं कर सकता है. वो जैसे जैसे उसके यूनिट्स ऐड होते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ जाती है, वो कम नहीं होती है. तो ये भी यहाँ पे सोचा गया है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे मनी के स्टॉक्स और जो भी प्राइस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज होती रहती है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है. और इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि रियलिस्टिक टर्म्स में जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये पॉइंट काम नहीं करता है. उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है अ सिंगल वांट. The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. अब यहाँ पे सही बात है, हमें एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. हमारी जो वांट है वो कभी भी सिंगल नहीं जनरेट नहीं होती है, वो ग्रुप के साथ ही जनरेट होती है. ह्यूमन की जो भी वांट है वो ग्रुप के साथ जनरेट होती है, वो कभी भी सिंगल जनरेट नहीं होती है. अब फॉर एग्जांपल आपने टीवी ले लिया, तो टीवी के लिए आपकी वांट दूसरी कौन सी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो भी उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, बटन हो गए या फिर केबल हो गया, ये इसकी भी नीड बढ़ जाएगी. तो सिंगल वांट हुई क्या, नहीं. यहाँ पे जो भी आपकी वांट है वो ग्रुप के साथ आती है. मल्टीपल वांट्स विल बी ऑकर इन अ सेम टाइम एट अ सेम प्लेस. तो इस लॉ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया वांट जो है वो सिंगल ही होनी चाहिए, बहुत मल्टीपल वांट्स हो ही नहीं सकती. तो ये पॉसिबल नहीं है इन रियल टर्म्स, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है. तो ये सारे क्रिटिसिज्म है अपने लॉ के अकॉर्डिंग. तो आई होप ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से.